नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी में अब तक आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, सभी के प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था हमने देखा था वो भारतीय भूगोल देखा था। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। 111 प्रश्न आपके हमने उसमें प्रैक्टिस किए थे। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंतर्गत टोटल 5 नंबर का पोर्शन आना है। इसमें ये सारे चैप्टर हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके अंतर्गत योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, फिर हरित क्रांति, फिर दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि, ढांचागत, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। तो इतना टोटल पोर्शन जो है आपके कोर्स में रखा गया है 5 नंबर का। तो जितने भी प्रीवियस ईयर इन टॉपिक से आ चुके हैं उन सभी को एक एक करके सीरियल वाइज हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है। आप सभी को पता है कि ये कृषि पर आधारित है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है और 1960 के दशक से गेहूं और धान की उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रयोग, उर्वरक की अधिक उपलब्धता, सिंचाई, ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं। और अगर बात करते हैं भारत के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो बन गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था इनमें से कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेट में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ये भी आप देख रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। स्थापना इसकी 1951 में हुई थी और सीएसओ इसी को ही कहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है। और ये संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन जो मंत्रालय है भारत सरकार के अधीन उसके अंतर्गत जो है आता है। अगला क्वेश्चन भी पेट में आया हुआ है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम आपका तृतीयक क्षेत्र है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपका आता है कृषि और तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा। ये दोनों चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक के अंतर्गत रखा जाता है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। और उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, इसको भी आपको जरूर याद रखना है। जीडीपी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। समय ये वीडियो आप देख रहे हैं शाम के 5 बजे और कोशिश हम करेंगे कि 5 बजे की जो टाइमिंग है उसमें ही आगे भी वीडियो देखने को मिले। हो सकता हो कभी आगे पीछे टाइम हो जाए पर कोशिश हम करेंगे 5 बजे की टाइमिंग को लेकर के। बाकी यही बताया गया कि जीडीपी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में आपका उद्योग आता है और तृतीयक में आपका सेवा क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र आपका श्रम अवशोषक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियों की सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है और कृषि, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, डेयरी आदि इसी क्षेत्र के जो है वो उदाहरण है। ज्यादातर एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं और ये सब प्राथमिक क्षेत्र के हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र में आपका औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़ा, विद्युत उपकरण, निर्माण आदि जो गतिविधियां हैं ये सब आती हैं आपकी। तो द्वितीय क्षेत्र भी आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें आती हैं। तृतीय क्षेत्र वाला तो अभी ऊपर बता ही था मैंने। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें ट्रेन, बैंकिंग, बीमा ये सारी चीजें आती हैं। एग्जाम्पल रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। जब भी आप देखेंगे कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछता, एग्जाम्पल पूछता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार अधिकांश संपत्ति की मालिक होती है। ये विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने से संबंधित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है। तो लगभग तीनों ही आ जाएंगे, शिक्षा भी आ जाएगा, प्रशिक्षण भी आ जाएगा और चिकित्सा जो देख रेख है वो भी इसमें आ जाएगा। यानी आंसर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सभी के सभी, तीनों के तीनों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बाकी वही लिखा है, मानव पूंजी में निवेश का आर्थिक विकास से सकारात्मक संबंध होता है। मानव पूंजी में निवेश से उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में भी तीव्र दर से बढ़ता है, इसलिए आर्थिक विकास का मूल स्रोत है। मानव पूंजी को नौकरी, प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कौशल, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला कह रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वो प्रकाशित होता है। आम बजट से एक दिन पहले लाया गया जो दस्तावेज होता है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये सर्वेक्षण पिछले 1 साल के दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट की घोषणा से एक दिन पहले। ये भी चीज को याद रखिएगा कि आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको लेकर के मार्गदर्शन देता है
और केंद्रीय बजट की घोषणा से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत भी किया जाता है। यहाँ से हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज आपको करा सकें। अभी हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, आगे हम आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेकर के आएंगे। लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना हमारा अगला चैप्टर है, जिसके अंतर्गत 7वां प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रेलिंग प्लान लिखा हुआ है। वैसे तो इसको रोलिंग कहते हैं, रे नहीं होता, रो होता है। तो वही प्रश्न में पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद इसको लागू किया गया था। आंसर की बात करते हैं तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 80 के बीच में लाया गया था। रोलिंग प्लान से तात्पर्य है अनवरत योजना, इसको इस नाम से भी जानते हैं। अगर आपको लिखा देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस धारणा के जो जन्मदाता थे उनका नाम था गुन्नार मिर्डल करके। और इस योजना की जो शुरुआत है वो तो वार्षिक योजनाओं के माध्यम से होती है, परंतु आगे चलकर वार्षिक योजनाओं को दीर्घ अवधि योजनाओं का भाग बना दिया गया था और इस प्रकार योजना अनवरत रूप से जो है वो चलती रहती है। योजनाओं का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर आगे की योजनाओं के नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत की योजना निर्माण में सबसे पहले जनता सरकार के द्वारा अप्रैल 1978 में इसको लागू किया गया था। बाकी पंचवर्षीय योजनाओं में ये आपको पता होना चाहिए कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो तो 5 साल की थी, पर 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी, केवल 4 साल की थी, 1974 से 78 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो खुद ही 5 साल की नहीं थी। अगला कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया। इससे उस रूसी नेता को क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। आंसर की बात करते हैं तो जोसेफ स्टालिन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक प्रसिद्ध रूसी राजनेता थे जिनका कार्यकाल 1922 से 1953 तक जो है वो रहा था। और भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से जो है वो अपनाया गया है। इन्होंने ही पहली बार 1925 में पंचवर्षीय जो योजना है उसके दृष्टिकोण को लागू किया था और इसके द्वारा जो किए गए प्रमुख कार्य हैं उसमें पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना है, कृषि क्षेत्र में सुधार करना है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है, ये सारी चीजें। तो पहली बार ये आया था 1925 में रूस में। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो ये आपका सही हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित होता है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो थीम था वो था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। ये जो है वो थीम था। और आपको ये तो पता ही है कि 1 जनवरी 2015 जो है उससे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को जो है वो ला दिया गया है और ये भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगला कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें कोई ना कोई नारा दिया गया होगा। तो आंसर की बात करते हैं, आपका आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 79। अभी मैंने बताया भी ऊपर। वैसे यहाँ पर मिस्टेक है, 79 नहीं होगा, 78 होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी ऊपर मैंने बताया था कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो खुद 5 साल की जो है वो नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, ये 78 लिखा हुआ है, 79 नहीं। गरीबी निवारण संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो है वो शुरू किए गए थे। अब यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें 11 नंबर प्रश्न है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप जो निजी निवेश है उसमें वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो इनमें से क्या बढ़ जाए। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है अगर ये बढ़ जाए तो जो भी निजी निवेश होगा उसमें वृद्धि की अधिक संभावना रहती है। अगला कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसी में ये होता है कि संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अगला कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आपका होता है जहां पर हम कहें कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिल जाएं, दोनों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से है। इन दोनों क्षेत्रों की भूमिका
अर्थव्यवस्था में इस प्रकार निर्धारित की जाती है जिससे समाज के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। अगला कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको पता है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की उपस्थिति देखने को मिलती है, दोनों का सहअस्तित्व देखने को मिलता है। अगला कह रहे हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे दिए हैं 1 2 3 2 3 1 करके, तो आंसर यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है। और जब चारों सही है तो चारों को एक एक करके पढ़ भी लेते हैं। कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना बिल्कुल सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना। और चौथा है आपका समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो आपने यहाँ देखा कि चारों के चारों सही हैं, आंसर यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरीक्षण तथा परिष्करण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे। तो इनका नाम था वी केलकर। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो डॉक्टर वी केलकर जो है, इन्हीं की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदार, जिसको कहते हैं पीपीपी मॉडल, तो पीपीपी जो मॉडल है इससे संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट जो है 2015 में जारी की गई थी। इस बात को याद रख सकते हैं। अगला यहाँ पर चैप्टर है हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड। सबसे पहला 17 नंबर प्रश्न आपका है, जो कि देखिए 2 पेपर में अलग अलग आ चुका है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो कई लोग बी और सी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपका सही होगा। एम एस स्वामीनाथन का नाम देखने को मिलता है जब हरित क्रांति की बात होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि एम एस स्वामीनाथन जब भी पूछा जाएगा तो भारत में हरित क्रांति का जनक, और भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है आपका, वो भी आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो हुई थी वो 1970 ईस्वी में हुई थी। बाकी ये तो पता ही आपको कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था, तो इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि जो है वो उत्पन्न की है। तो तिलहन से संबंधित कौन सा था, पीली क्रांति। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तिलहन से संबंधित पीली क्रांति जो है वो थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से, पीली क्रांति तिलहन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य जो है सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए। आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। शुरुआत कब हुई थी हरित क्रांति की, 1966 से 67 के बीच में, जिसमें मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की प्रजातियां थी, बौनी प्रजातियां थी, उनके प्रयोग से जो है ये हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से हुई थी। उसके बाद 1983 में इसका प्रसार जो है वो चावल की कृषि में भी आपको देखने को जो है वो मिला था। अगला कह रहा है कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो आंसर आपका पहला और दूसरा सही होगा। पहला मतलब उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, और आपका सिंचाई, तो ये दोनों हैं हरित क्रांति के घटक। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी इसके बारे में ऑलरेडी हम सारी चीजें बता चुके हैं। एक बात बस ये याद रख सकते हैं कि विश्व स्तर पर जब बात आती है हरित क्रांति की तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम देखने को मिलता है, और भारत में जब बात आती है हरित क्रांति को लेकर के तब डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये अंतर को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था ना वो गेहूं पर पड़ा था हरित क्रांति का, उसके बाद धान और गन्ना। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो कि आपका सुमेलित नहीं है। तो श्वेत दुग्ध अभी पढ़ करके आए हैं, नीली हरित कृषि, सुनहरी उद्यान। आंसर की बात करते हैं तो नीली वाला जो देख रहे हैं ये गलत लिखा हुआ है, जो कि कुक्कुट पालन लिखा हुआ है। आपको पता है कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कुछ और कृषि भी यहाँ क्रांतियां भी दे रखी हैं, जिसमें सुनहरी क्रांति उद्यान या फल उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति जो प्रश्न में पूछा गया गलत लिखा हुआ था वो आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। तो इतने आपको सभी के सभी याद रखने हैं। आंसर यहाँ पर सी वाला गलत दिया गया था, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार,
जिसमें 22 नंबर प्रश्न सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति जो है वो बनाती है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाती है? आपका आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति बनाती है। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है वो बनाई जाती है और मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। आंसर यहाँ पर आरबीआई जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंक दर का क्या अर्थ होता है। तो बैंक दर इनमें से कौन सी हो जाएगी? पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ये कहलाती है बैंक दर। बैंक दर का मतलब होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लिया जाता है। एक लाइन में इतना ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार दिया जाता है, लिया नहीं जाता, दिया जाता है, वो कहलाती है बैंक दर। अगला क्वेश्चन भी देखिए पेट में आया हुआ ही है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगी, कोई असर नहीं, बढ़ जाएगी। तो आंसर यहाँ पर बढ़ जाएगी। आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा कि अगर आरबीआई नगद कोषानुपात सीआरआर को घटा देती है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उनको अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस अंश का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक करता है, समय समय पर करता है। यदि केंद्रीय बैंक सीआरआर में वृद्धि कर दे तो वाणिज्यिक बैंकों के पास कम नकदी रह जाएगी, जिससे साख सृजन में भी कमी हो जाएगी। समझ रहे हैं, सीधा सा संबंध है। और यदि अगर सीआरआर यानी नगद कोषानुपात कमी कर दी जाए तो साख सृजन बढ़ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में दिक्कत होगी। अगला है 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। पेट में आया वो क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आरबीआई का गवर्नर। अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपए से बड़े जितने भी सभी नोट हैं इस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं पर, और 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इस बात को हम कई बार बता चुके हैं, आपको रट के इस बात को रखना है। 25 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग जो सेवाएं हैं उसकी पेशकश जो है वो की थी। आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश आईसीआईसीआई बैंक ने 1998 में की थी और आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थान है। इसका नाम जो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। स्थापना इसकी 1994 में हुई थी। इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? तो बड़ोदरा में है और कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा? तो आपका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब पूछा गया था सबसे पहला इंटरनेट बैंकिंग सेवा तो आईसीआईसीआई बैंक है और जब पूछा गया है सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के अगर बात करें तो कुल जमा राशि का 29% भाग का नियंत्रण करता है। कितनी शाखाएं वगैरह वही सब लिखा है। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। उसकी स्थापना 1894 में होती है। अगला है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसको राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया? एक्चुअल में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है नाम भारतीय स्टेट बैंक का ही है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले इसका नाम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। जब राष्ट्रीयकरण हो गया उसके बाद इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में जो है वो था। ये भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक के रूप में जाना जाता है। 1955 ईस्वी जो है उसके बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को इनमें से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया? सहकारी, वाणिज्यिक, क्षेत्रीय या सूक्ष्म वित्तीय? तो आंसर यहाँ पर बी वाला सही होगा। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण जो है वो दिया जाता है। और इन सबको ऋण कौन देता है? तो इन सबको ऋण नाबार्ड देता है। नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती और बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंकों ने, तत्पश्चात सहकारी बैंकों ने दिए हैं। और नाबार्ड की स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा 12 जुलाई 1982।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयात निर्यात जो एग्जिम बैंक है वो स्थापित हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ है 1982 में। और केंद्रीय बजट में भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी। वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? निर्यातक और आयातक को वित्तीय सहायता प्रदान करके विदेशी व्यापार का संवर्धन करना। अगला कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1935 में जो है यह हुई थी। हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, कई बार पूछा गया है। और इसके पहले भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछेगा तब आपका सी डी देशमुख आपका सही हो जाएगा। वर्तमान समय में तो जानते ही आप आरबीआई के गवर्नर कौन? तो शक्तिकांत दास। ये आपके शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। अगला कह रहा है वो कौन सी पहली माइक्रो वित्त कंपनी है जो कि भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी? तो बंधन बैंक आपका सही हो जाएगा। भारत की एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को जो बंधन फाइनेंशियल बैंक सर्विसेज है उसने बंधन बैंक नामक पूर्ण बैंक की शुरुआत जो है वो कर दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून माह में इसे वाणिज्यिक बैंक आरंभ करने को लेकर के स्वीकृति जो है वो दी थी। अगला कह रहा है ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही नहीं है, वो कौन सा राज्य है? तो वो सिक्किम राज्य है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम और गोवा राज्य में नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का उद्देश्य है दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कैसे बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाए, कमजोर वर्गों के लिए कैसे ऋण उपलब्ध कराया जाए। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है वो इस बैंक की स्थापना हुई थी। अगला कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वैसे तो भारत ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया था? 19 जुलाई 1969 को किया था। जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी उनका किया गया था। फिर से 15 अप्रैल 1980 को बाद में फिर से 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा और धनराशि 200 करोड़ से ज्यादा थी। तो ध्यान रखिएगा, पहले 14 फिर 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इनमें से कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका उर्जित आर पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। पहले थे ना, तो 2018 ही का क्वेश्चन है। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में जो है वो की गई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान के आपको पता होना चाहिए शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर। अगला कह रहा है कि संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पास किया है? तो आपका 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए जो है ये विधेयक पास किया गया है। और ये बताया भी गया है कि स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 वाला है जिसको मंजूरी दी गई थी। ये विधेयक 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री जो अरुण जेटली हैं उनके द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। अगला कह रहा है कि कौन से अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आरबीआई की जो अधिनियम की धारा 7 है उसमें यह अधिकार दिया गया है। आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त शासी संस्थान है। ये अपना निर्णय स्वयं करती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां जहां पर होती हैं वहां पर केंद्र सरकार आरबीआई के गवर्नर से परामर्श लेकर लोक हित में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। और आरबीआई का वो एक्ट है 1934 का। और धारा कौन सी है? तो धारा है आपकी 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहां पर था? तो इसका केंद्रीय कार्यालय तब कोलकाता में जो है वो हुआ करता था। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना आरबीआई की हुई थी। 1937 में ये स्थायी रूप से मुंबई में जो है वो स्थापित हो गया था। अगला कह रहा है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो सही है? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर अलग अलग कथन है जिनमें से पहला कथन ही सही है कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो कि ग्राहकों की जो शिकायत है उसका समाधान करता है। प्रारंभ इसको किया गया था 1 जनवरी 2006 से। और ये एक स्वायत्त शासी स्वतंत्र संस्था है जो कि बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी कर रखता है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं ना मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत भी कर सकता है। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो कि ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला कह रहा है भारत में इनमें से कौन सा बैंक है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ही नहीं है? तो आपका फेडरल बैंक जो देख रहे हैं लिमिटेड, ये आपका नहीं है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, परंतु फेडरल बैंक ऑफ लिमिटेड ये निजी क्षेत्र का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका कार्यालय कहाँ है? केरल में है, कोच्चि केरल में। यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव थे। इस समय भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी के समय प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह।
दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। इस आर्थिक नीति सुधार को क्या नाम दिया गया था? इसको कहा गया था राव मनमोहन नीति। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, तो वो था आपका औद्योगिकीकरण। 1991 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा नई उदार उदार आर्थिक नीति आरंभ करने के पीछे जो उद्देश्य थे, उसमें सबसे पहला उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना, उसके साथ साथ बाजार के रुख के अनुरूप बनाना, मुद्रास्फीति की जो दर है उसको बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना, आर्थिक विकास दर को भी बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना, आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को भी हटाना और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की जो भागीदारी है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन जो है उसको बल दिया गया था। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के 3 घटक या तत्व थे, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये तीनों तत्व 1991 में थे। अगला है आपका भारत के विनिवेश आयोग का पहला अध्यक्ष कौन? तो जी.वी. रामकृष्ण जो है ये थे पहले विनिवेश आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1996 में। इसकी अध्यक्षता में तो जी.वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में, और अगस्त 1999 तक इस कमेटी में 58 सार्वजनिक उद्योगों से संबंधित सिफारिशें दी गई थी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 16 मार्च 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 2 भाग, सामरिक और गैर सामरिक में बांट दिया गया था। बाकी जो प्रश्न में पूछा गया था इसके पहले अध्यक्ष तो जी.वी. रामकृष्ण। अगला कह रहा है भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है, किसकी ओर है? तो वैश्वीकरण की ओर अधिक उन्मुख है, यही सही हो जाएगा। अगला कह रहा है BIFR ये संबंधित किससे है? तो ये आपका रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से जो है ये संबंधित है। और जनवरी 1987 में एक सांविधिक संस्था थी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य इसका था औद्योगिक कंपनियों की रुग्णता का निर्धारण करना, उन्हें पुनर्जीवित करने में सहायता करना, वही मेन उद्देश्य था। और 2016 में इसको सरकार ने भंग भी कर दिया था। अगला कह रहा है भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष जो है वो क्या था? तो 1991 जो है वो था। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई कब थी? तो 1991 में हुई थी, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, अभी ऊपर बताया 24 जुलाई की तारीख। और ये सभी इसमें कदम उठाए गए थे, औद्योगिक लाइसेंसिंग, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी संबंध, ये सारी चीजें। अगला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, ये चैप्टर का नाम है। इसमें 47 प्रश्न है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन जो है वो किया गया था? और 2022 में आया ही हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अशोक दलवई समिति। 2022 तक किसान की आय दोगुना करने के लिए अशोक दलवई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन जो है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, क्योंकि आजकल ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मंत्रालय, समिति ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की आय को डबल करने को लेकर के 7 प्रमुख स्रोतों पर ध्यान देने को लेकर के बात जो है वो की है, जिसमें से फसल उत्पादकता में सुधार कैसे किया जाए, पशुधन उत्पादकता में सुधार, संसाधन उपयोग साक्षरता, फसल गहनता में वृद्धि, उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण, किसानों को मिलने वाले वास्तविक मूल्यों में सुधार, खेत से गैर कृषि व्यवसायों में बदलाव। तो इतनी सारी चीजें इसमें जो है वो थी। अगला देखते हैं, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य जो है वो बनाया है? आंसर की बात करते हैं, कृषि लागत और कीमत आयोग आपका यहाँ पर सही होगा। कृषि मूल्य जो आयोग था उसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था ML दंतेवाला, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1985 में इसका नाम बदल करके कृषि मूल्य और लागत आयोग CACP कर दिया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है विजय पाल शर्मा, और ये हर वर्ष फसलों की बुआई से पहले उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, MSP को जो है वो जारी करता है। MSP 23 फसलों, 22 फसल प्लस गन्ना, इनका जारी किया जाता है। अगला करें, कृषि विपणन की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय इनमें से कौन से हैं? आंसर हो जाएगा आपका सभी के सभी, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, चाहे बफर स्टॉक का रखरखाव हो, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो। अगला क्वेश्चन आपका NFWP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन कार्यक्रम, इसको हिंदी में कहते हैं, जिसे योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के समन्वय से 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में जो है वो शुरू किया था। उद्देश्य इसका था भारतीय गरीबों को कैसे रोजगार जो है वो दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेमा। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, टोटल क्वेश्चन जो है 73 हैं, 50 से 60, 60 से 70, यानी कि लगभग 23 क्वेश्चन और रह गए।
फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेमा का फुल फॉर्म आपका होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा। 2021 में देखिए पेट में क्वेश्चन पूछा गया था और 2000 में फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेट एक्ट में बदलकर नए स्वरूप में इसको निर्मित किया गया। 2000 में इसका नया स्वरूप आ गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे तो एक्ट 1973 का है। यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कॉर्पोरेट की उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रण मालिक एक भारतीय निवासी है। अगला कह रहे हैं अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1948 में जो है इसको लाया गया था और इसी को लेकर के लिखा है कि इसका उद्देश्य है किसानों के लिए बेहतर तकनीकी की व्यवस्था करना ताकि उपज की मात्रा बढ़ाई जा सके। ये अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा था। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए जो है वो शुरू किया गया? तो ये आपका था कृषि उत्पाद बेचने के लिए। जो ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। बाकी 1 अगस्त 2017 को जो है इसे लाया गया था। इस समय भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने % भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो 15.87% आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है, उसी को लेकर बताया गया है। बस वर्तमान का याद रख सकते हैं। 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में जो हिस्सा था 19.9% था। अगला कह रहे हैं कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने US$ तक बढ़ाने को लेकर के उद्देश्य है? तो 60 बिलियन से अधिक आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। वर्तमान में चावल, गेहूं और समुद्री उत्पाद कुल कृषि निर्यात का लगभग 52% है। अगला कह रहे हैं विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा था? उत्तराखंड राज्य आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी उसी के बारे में लिखा गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत हुई थी 2005 में। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं आता है? तो कौन सा इनमें से दोष नहीं है? अनुकूल मंडी जो है इसमें से दोष नहीं है, बाकी सभी तो आपके हैं दोष। वो यहाँ लिखे हुए हैं कि भंडारण की सुविधा की कमी है, परिवहन की कमी है, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है, वित्तीय स्रोत की कमी है। ये सब कृषि विपणन के मुख्य दोष हैं। अगला कह रहे हैं भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो इसमें शामिल नहीं है? आंसर की बात करते हैं, भारत के कृषि निगम जो है इसमें शामिल नहीं है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 14 जनवरी 1965 को। इसका पहला कार्यालय, जिला कार्यालय तंजौर में जो है वो था। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसको फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत जो है वो लागू किया गया था। अगला कह रहा है भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? तो ये राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और कृषि विपणन, और ये तो पता ही आपको कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है। अगला कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? तो ये अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई। अगला एक राज्य राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? तो ये आपका है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। अगला है कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशक से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इस कार्यक्रम को एग्री उड़ान जो है वो कहा जाता है, वही यहाँ बताया गया है। अगला है आपका शहरों के बाहर सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है। तो ये पूरा मॉडल है आपका PURA, प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमेनिटीज ऑफ रूरल एरियाज, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने 2003 में प्रस्तुत जो है वो किया था। इसे केरल के 2 जिलों में भी लागू किया गया था। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत जो है किस मंत्रालय के अधीन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसको जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। रोजगार के अवसर की कमी की सबसे सही व्याख्या इनमें से कौन सी है? तो आप कहेंगे श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे अगर कम काम मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? रोजगार के अवसर की कमी। बाकी यहाँ वही सब आंकड़े लिखे हुए हैं। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना जो है उसके अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को इनमें से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था? 2017-18 में जो है ये किया गया था। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ये प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तो ये सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए जो है वो देने को लेकर के बात की गई है, वो भी 3 बराबर किस्तों में देने को लेकर के बात जो है वो की गई है। और इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3,000 रुपए न्यूनतम पेंशन भी मिलेगी। अब लास्ट चैप्टर है GST, जिसमें
69 क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई कब पेश किया गया था? तो आप पता है 2017 में जो है इसको पेश किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया, 1 जुलाई 2017 को लागू। 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है, केंद्रीय जीएसटी, सीजीएसटी, राज्य जीएसटी और आपका आईजीएसटी करके, ये 3 इसके भाग हैं। 70 प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर को कितने घटकों में बांटा गया है? ये भी बताया ऊपर 3 भागों में, वही चीज यहाँ लिखी भी हुई है। सीजीएसटी इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है और एसजीएसटी इसमें राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है और आईजीएसटी इसमें अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। 71 क्वेश्चन, वर्तमान में वस्तु और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक एक नई कर व्यवस्था के लिए जो उच्चतम प्रतिशत स्लैब है वो कितना है? तो वो आपका 28% है, सबसे ज्यादा 28% है। और इसमें बाकी सारी चीजें तो बता चुके हैं कि 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में पारित किया गया था और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया है। इसमें 5 प्रकार की स्लैब हैं, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है और सबसे जो हाईएस्ट है वो 28% है। 72 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। 73 लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो का देख रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 जनवरी 2016 के जीएसटी पर बनी जो राज्य के वित्त मंत्री हैं उनकी अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमित मित्रा करके। वैसे पुराना है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि वित्त मंत्री को राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, बस एक पॉइंट के तौर पर याद रख सकते हैं। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लाइव टाइमिंग अभी तो शाम के 5 बजे हमने डिसाइड की, बाकी कोई बदलाव होगा तो अवश्य आपको बताएंगे। वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। 72 प्रश्न आपका है कि भारत में किस राज्य द्वारा सबसे पहले जीएसटी की पुष्टि की गई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है असम, चौथा है उत्तर प्रदेश। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।